बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है लेज़र फ़िज़िक्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। व्हाट इज़ लेज़र एंड डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ लेज़र्स। यानी हम पहले लेज़र का इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैन इसके प्रिंसिपल्स को फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लेज़र है क्या। लेज़र जो है एक डिवाइस है जो कि इमिट करती है लाइट को, किसके ज़रिए, एक ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है ये लाइट को इमिट करती है। द एम्प्लीफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी ये एम्प्लीफिकेशन जो है वो बेस्ड करता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर। तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन को लिखती हूँ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे पास बेसिकली लेज़र होता क्या है। अ वर्ड लेज़र इज़ शॉर्ट ऑफ, लेज़र मतलब एल इज़ लाइट, ए जो है वो एम्प्लीफिकेशन, बाय एस स्टिमुलेटेड, एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, ई स्टैंड्स फॉर एमिशन एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडिएशन। ये शॉर्टली हमारे पास बना लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए इसका इंट्रोडक्शन मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है। अ लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। द एम्प्लीफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखते हैं जी इसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं। इसके हमारे पास जो हैं तीन प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लेज़र, फर्स्ट वन इज़ द स्टिमुलेटेड एमिशन विद इन एंड एम्प्लीफाइंग मीडियम, ये नहीं आएगा यहाँ पर। Second one is the population invariance of gain medium. Third one and last one is the an optical resonator। ठीक है, हमारे पास जो है ये तीन जो है प्रिंसिपल्स होते हैं। हम इसको थॉरली तीनों को अलग अलग से जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टिमुलेटेड एमिशन को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। फिगर के थ्रू प्रॉपरली जो है फिगर के थ्रू जो है वो प्रॉपरली हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है स्टिमुलेटेड एमिशन, देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें एटम्स जो हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाइड मैनी एनर्जी लेवल्स, लेकिन हम इसमें दो एनर्जी लेवल ही कंसीडर करेंगे। उसी से डील करते हुए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2, अगर मेरे पास कोई एटम और इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2 में पड़ा हुआ है, इट में स्पॉन्टेनियसली डिके टू द ग्राउंड स्टेट E1, यानी स्पॉन्टेनियसली डिके होता है तो वो कहाँ पर आ जाता है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एनर्जी लेवल E1 की तरफ आ जाता है। ये देखें यहाँ पर। तो यहाँ से एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज, यानी फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन यहाँ से जो है रिलीज़ होता है। दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देखिए, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इन E2 इट में स्पॉन्टेनियसली डिके टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1, a photon of energy h nu is released. H nu means to say that E2 minus E1 is equal to del E. Okay, this whole process is known as the spontaneous emission. ये सारा प्रोसेस हमारे पास जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। उसके बाद मैथमेटिकल देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज़ गिवन बाय, इमिटेड फोटोन की एनर्जी हमारे पास E2 माइनस E1 होती है, इज़ इक्वल टू H न्यू आएगा यहाँ पर। E2 माइनस E1 जो है उसको हम डेल E से भी शो कर सकते हैं। डेल E इज़ इक्वल टू H न्यू आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है H न्यू की जगह पर डेल E पुट कर दूँगी। ठीक है, दिस फाइनल इक्वेशन हमारे पास यही है। ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप्स किए हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 वेयर H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ कांस्टेंट। वी नो दैट न्यू जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है इमिटेड फोटोन की। देन हम इसमें जो है अब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, फिर हम लास्ट पे जो है स्टिमुलेटेड एमिशन को भी डिस्कस करेंगे। सेकंड पे हम अब्जॉर्प्शन प्रोसेस देखते हैं। उसमें क्या करेंगे, अ फोटोन विद फ्रीक्वेंसी न्यू, यानी एक फ़ोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो न्यू है। सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, ये है जी इक्वेशन 1। E2 माइनस E1 इज़ इक्वल टू H न्यू। H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन। ये वाली इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है, would be absorbed by an electron in the ground energy state E1. Ground energy state E1, the electron remains
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमेन्स यानी रहता है इन द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2 पे फॉर अ टिपिकल टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड। 10⁻⁻8 सेकेंड कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको देती हूँ। द एक्साइटेड स्टेट हैविंग लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड इज़ नाउन एज द नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। यानी हमारे पास नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट जो है वो होता है 10⁻, उसका लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो इतने लाइफ टाइम के लिए एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2 में ही पड़ा रहे, ठीक है, और उसके बाद देन फिर वो जो है स्पॉन्टेनियस डिके की वजह से नीचे आ सकता है, लेकिन इतने लाइफ टाइम के लिए 10⁻⁻8 सेकेंड तक के लिए वो E2 एनर्जी स्टेट में पड़ा रहे। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। तो ये प्रोसेस हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन कहलाता है। थर्ड पे हम जो है स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में देखेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा मैंने जो है दो एनर्जी लेवल ली E1 और E2। ओके, इसको क्लियरली पहले देख लेते हैं। इतने यानी 10⁻⁻8 सेकेंड लाइफ टाइम के लिए वो यहाँ पर ठहरा, और उसके बाद द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द लोअर एनर्जी स्टेट बाय स्पॉन्टेनियसली डिके, यानी ड्यू टू स्पॉन्टेनियसली डिके बाय इमिटिंग अ फोटोन। जब वो दोबारा से इतने लाइफ टाइम के बाद ठहरने के बाद वो दोबारा से लोअर एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आता है स्पॉन्टेनियसली डिके की वजह से, तो दिस एब्जॉर्प्शन and spontaneous emission cannot give rise to the amplification of light। नेक्स्ट जो है हम stimulated emission के बारे में देखते हैं। stimulated emission हमारे पास क्या है, if the excited state E2 is perturbed, ठीक है, perturbed है अगर हमारे पास by the electric field of a photon with energy h nu, ठीक है, हमारे पास फोटोन की एनर्जी h nu है, इट मे रिलीज द सेकेंड फोटोन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी न्यू, यानी ये दो फोटोन यानी एट दैट टाइम जो है दो फोटोन जो है वो रिलीज कर सकते हैं इन द फेज विद फर्स्ट फोटोन के ही फेज के साथ। द एटम विल अगेन डिके इनटू द ग्राउंड स्टेट E1, यानी फिर से स्पॉन्टेनियसली डिके की वजह से जो एटम है या इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है वो जो है ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करेगा E1 की तरफ। दिस प्रोसेस इज नाउन एज द स्टिमुलेटेड एमिशन। ये वाला प्रोसेस हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है एट दैट टाइम दो जो है वो फोटोन जो है यहाँ से रिलीज़ हुए, ये हमारे पास फोटोन्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी थी दोनों की, और फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियसली डिके हुआ, दोबारा से वो एटम और इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आया। दिस प्रोसेस, ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाया। शॉर्टली इसे देख लेते हैं। द जनरेटेड फोटोन इज आइडेंटिकल टू द स्टिमुलेटेड फोटोन। दीज फोटोन आर टोटली मोनोक्रोमेटिक, अनडायरेक्शनल एंड फेज कोहेरेंस। दिस इज द क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। These three processes occur simultaneously within a medium। यानी ये तीनों प्रोसेस हमने सबसे पहले कौन सा प्रोसेस पढ़ा, सबसे पहले हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, देन पे अभी लास्ट में हमने स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ा। ये तीनों जो है वो अकर करते हैं सिमल्टेनियसली विद इन अ मीडियम के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। इन थर्मल इक्विलिब्रियम stimulated emission does not account to a significant extent. There are more electrons in the ground state than in the excited state. The rate of absorption and the rate of emission is directly proportional to the number of electrons in the ground state and excited state. So absorption process dominant। ये जो हमारे पास absorption process है ये dominant रहता है। नंबर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो हमेशा डोमिनेट रहता है सब पर। अब हम नेक्स्ट जो है फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन ही था, उसको हमने अच्छे से जो है सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, लास्ट पे स्टिमुलेटेड एमिशन से समझने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सेकेंड प्रिंसिपल, रिमेंबर दैट सेकेंड प्रिंसिपल हमारे पास है पॉपुलेशन इन्वेरिएंस इन गेन मीडियम। सेकेंड प्रिंसिपल है जी हमारे पास पॉपुलेशन इन्वेरिएंस।
सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द लाइट इन द सिस्टम अंडरगोज द नेट इंक्रीज इन इंटेंसिटी व्हेन हायर एनर्जी स्टेट हैज़ द ग्रेटर देन दैट द greater population than that the lower energy state. This is called the population invariance. In other words or simple words, we can say that the non-equilibrium state in which populations of atoms, population of atoms जो है वो हमारे पास n1 n2 n3 होते हैं. Population of atoms is in higher energy state is greater than that the population of atoms in lower energy state is called the पॉपुलेशन इनवेरिएंस. इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है. देन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं. इट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय टू एनर्जी लेवल सिस्टम, यानी ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता टू एनर्जी लेवल सिस्टम में, ये हमेशा 3 एनर्जी लेवल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है. एन इनडायरेक्ट वे इज अडॉप्टेड विथ 3 एनर्जी लेवल्स E1 लेस देन E2 लेस देन E3 हैविंग पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N1 N2 एंड N3. ठीक है. इसके बाद इसी के अंदर एक पंपिंग का कॉन्सेप्ट आता है. पंपिंग देखते हैं क्या है. द मेजॉरिटी ऑफ एटम स्टे इन द ग्राउंड स्टेट E1, यानी बहुत सारे एटम्स जो हैं कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे एटम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं. कंसीडर किया जस्ट मैंने. मेजॉरिटी ऑफ एटम्स स्टे इन द ग्राउंड स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशंस बिकॉज सिस्टम इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिस्टम हमारे पास जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है. कंसीडर किया. देन एक्सटर्नल एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड, एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है टू एक्साइट एटम्स टू लेवल E4, यानी एक्साइट एटम्स को लेवल E4 तक. दिस इज़ कॉल्ड द पंपिंग. ये सारा प्रोसेस हमारे पास पंपिंग कहलाता है. These are different source of pumping depending on the nature of lasing medium, यानी ये किस पे डिपेंड करते हैं. डिफरेंट जो सोर्स हैं पंपिंग के वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लेज़र मीडियम पे. ठीक है. These excited atoms must decay quickly to level E2 for laser operations. अब हम फिगर को समझने की कोशिश करते हैं. फिगर हमारे पास है जी कुछ 4 लेवल्स जो हैं एनर्जी लेवल हमने कंसीडर किए. ये E1 E2 E3 E4 हमारे पास जो है पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N1 N2 N3 और N4 है. यहाँ पर किस तरह से एटम्स जो हैं एक्साइट करते हैं, किस तरह से वो मूव करते हैं, कब तक वो ठहरे रहते हैं एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, ये सारा प्रोसेस देखेंगे. These excited atoms must decay quickly to level E2, यानी E2 लेवल पे फॉर लेज़र ऑपरेशंस. लेज़र ऑपरेशन में एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो डिके करते हैं तेज़ी के साथ. यानी एक्साइटेड स्टेट E2, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट E2 लेवल तक फॉर लेज़र मीडियम के लिए, लेज़र ऑपरेशन के लिए. द रिलीज एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द फोटोन ऑफ द लैटिक्स ऑफ द होस्ट मटेरियल, यानी हमारे पास फिर एनर्जी रिलीज़ होती है. हमें पता है इस सारे जो भी हम एनर्जी लेवल्स पढ़ते हैं इसमें जो है फोटोन की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जैसे एक फोटोन रिलीज़ होता है. दिस प्रोसेस वुड नॉट जनरेट अ फोटोन एंड लेबल्ड एज RA, यानी ये प्रोसेस जो है वो जनरेट नहीं करता फोटोन. उसको मैंने किससे शो कर दिया, RA से. RA जस्ट ये मैंने इसलिए कहा कि ये इसका मतलब है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन. ठीक है. रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, R मीन रेडिएशन, जिस नाम दिया आप कोई भी नाम देख सकते हैं. ओके. देन एटम्स ऑफ लेवल E2 विल डिके बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन टू लेवल E1, यानी हमारे पास यहाँ से E2 से जो है E1 लेवल की तरफ जो है एक एटम मूव करता है एनर्जी लेवल की तरफ स्पॉन्टेनियस बाय डिके ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन से. ठीक है. तो इसको मैंने RB का नाम दे दिया. RB मतलब ये इसका मतलब भी रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है. जस्ट दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस रखने के लिए A और B का नेम दे दिया. रेडिएशन लेस ट्रांजिशन इसमें हमारे पास जो है उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मेरे पास इसको मैंने L से लेबल करना है, यानी मैं यहाँ पर इसका मतलब लेज़र टू एनर्जी लेवल E1. ओके. इफ़ द लाइफ टाइम ऑफ L इज़ मच लॉन्गर देन दैट द R, यानी लाइफ टाइम L जो है L का, लेज़र का लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है बानिस्बत R के, यानी रेडिएशंस के. द पॉपुलेशन ऑफ द E3, पॉपुलेशन जो है एनर्जी लेवल E3 की
will be essentially zero and population of level E2 is much high, यानी E3 जो है वो इतनी का उसके एनर्जी लेवल इतना कम होगा कि एसेंशियली हम इसको ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं, और पॉपुलेशन ऑफ लेवल E2 जो है वो मच हाई है. व्हेन लेवल E2 होस्ट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एटम्स अ पॉपुलेशन इन्वेंस इज अचीव्ड, यानी जब हमारे पास लेवल E2 जो वो होस्ट करती है बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा के लिए, देन हाफ ऑफ द टोटल एटम्स बानिस्बत हाफ ऑफ द टोटल एटम्स के, तो वहाँ पर पॉपुलेशन हमने जो है समझ लें अचीव कर ली, दैट इज़ प्रूव्ड. ओके, उसके बाद इसमें कुछ यही था, जस्ट एक्सप्लेनेशन इतनी, दैट्स मोर इनफ. बस ये बात याद रखने वाली है कि पॉपुलेशन इन्वेंस जो है 2 एनर्जी लेवल्स को अचीव नहीं कर सकता. 3 एनर्जी लेवल्स पॉपुलेशन इन्वेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है. उसके बाद पंपिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, देन फिगर से जो है थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की 4 एनर्जी लेवल कंसीडर करके. उम्मीद करती हूँ पॉपुलेशन इन्वेंस की भी अच्छे से समझ आई होगी. पॉपुलेशन इन्वेंस की जो है प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग ये भी कर सकते हैं, द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट greater than the population of atoms in the lower energy state is called the population invariance. Third and the last principle of laser is optical laser. Optical laser जो है वो हमारे पास क्या है, thoroughly पढ़ते हैं इसको. The signal can be amplified stimulated emission with the population invariance. Important बात है, सिग्नल जो है वो amplified कर सकते हैं stimulated emission के population invariance के साथ. Most of excited state एटम्स, यानी बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट यानी E2 पे जो पड़े होते हैं एटम्स इन द पॉपुलेशन इन्वेंस एमिट स्पॉन्टेनियसली एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट्स टू द आउटपुट, यानी हमने पिछले जितने भी प्रोसेस पढ़े, तीनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस और स्टिमुलेटेड प्रोसेस, उसमें सारा जो है हमने यही देखा कि एक्साइटेड स्टेट पे जो एटम पड़े होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली डिके की वजह से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो यही बात हुई कि बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट के एटम्स जो है पॉपुलेशन इन्वेंस में वो इमिट करते हैं स्पॉन्टेनियसली एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट्स टू द आउटपुट. ओके, देयरफॉर आवर रेजोनेटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव फीडबैक, तो रेजोनेटर जो है वो रिक्वायर्ड है पॉजिटिव फीडबैक के लिए. देन है जी ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में, मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल रेजोनेटर का इंट्रोडक्शन है ये. एन ऑप्टिकल रेजोनेटर हैज़ 2 मिरर्स. ऑप्टिकल रेजोनेटर्स के 2 मिरर्स होते हैं. मैं एडिटिंग के दौरान जो है फिगर दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूँगी. द एक्टिव मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन दीज मिरर्स. एक्टिव मीडियम जो है वो रखा गया है इन मिरर्स के दरमियान में. द मिरर्स रिफ्लेक्ट लेजिंग फोटोन बैक एंड फोर्थ. लेजिंग मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लेजिंग फोटोन बैक और फोर्थ, सो दैट स्टिमुलेटेड एमिशन कंटिन्यूज टू बिल्टअप फॉर लेजिंग एक्शन. तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो मुसलसल बिल्टअप करती है लेजिंग एक्शन में. अब इम्पॉर्टेंट बात है, द बैक मिरर इज़ 100% रिफ्लेक्टिव एंड द फ्रंट मिरर इज़ 95 to 99% रिफ्लेक्टिव. हमारे पास जो बैक मिरर होता है वो 100% जो है वो रिफ्लेक्शन को शो करता है, और जो फ्रंट मिरर होता है वो 95 to 99% जो है वो मिरर को रिफ्लेक्ट करता है. ऑप्टिकल रेजोनेटर में हमारे पास होता क्या है, एक लेज़र कैविटी हम लेते हैं जो हमारे पास फिगर से आप लोग देख सकते हैं. राइट साइड पे जो मिरर रखा होता है वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है, जो लेफ़्ट साइड पे मिरर होता है वो टोटली रिफ्लेक्टेड होता है. तो टोटली रिफ्लेक्टेड मतलब हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला मिरर जो है वो बैक मिरर है, टोटली रिफ्लेक्टेड है, मतलब वो 100% रिफ्लेक्टिव है. और जो फ्रंट वाला मिरर है वो जो है राइट साइड की तरफ होता है, तो वो हमारे पास पार्शियली रिफ्लेक्टिव है, मतलब 95 to 99% इसके बीच में उसकी जो है वो रिफ्लेक्शन शो होती है. उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास जो राइट साइड पे होती है वो राइट साइड पे हमारे पास जो है आउटपुट बीम होती है, और लेफ़्ट साइड पे जो है इनपुट बीम होती है. सेंटर में हमने एम्पलीफाइंग मीडियम रखा होता है. जो टॉप पे हमारे पास एनर्जी इनपुट बाय पंपिंग, एनर्जी जो है वो हम देते हैं पंपिंग के थ्रू. ठीक है, जस्ट यही समझने की बात थी. आज के लिए इतना ही. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेज़र फिज़िक्स का, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पेपर में आता है व्हाट इज़ लेज़र एंड डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल्स. ठीक है,
तो हम जो है किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, फॉरेन ऑथर की या लोकल ऑथर की या दोनों को मिला के अगर हम कोई टॉपिक तैयार करते हैं जिससे हमारी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर के लिए वो एक अच्छा इंप्रेशन जाए हमारे इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में, और कुछ हाईलाइट करने वाला है तो उसको हम मार्कर से हाईलाइट करें कि हम ये एग्जामिनर को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम अच्छे खासे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन में। आज का जो टॉपिक था ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मोर इनफ है लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा लेज़र का इंट्रोडक्शन दिया स्टार्ट पे, उसके बाद मैंने तीनों प्रिंसिपल्स को थॉरली अलग अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो है सबसे पहले हमने जो है स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ा, फिर पॉपुलेशन इन्वेयंस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद लास्ट पे हमने जो है ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में भी पढ़ा। और ये जो है तीनों प्रिंसिपल्स थे, इनको मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट्स के लिए पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी रहे। उम्मीद कर सकती हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर फिर भी कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।